दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं की यहाँ पे जो बात होती है वो सभ्यताओं की बात हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्राचीन कहा गया है तो प्राचीन इस शब्द का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ यह कहते हैं कि यहाँ पे वेद पुराण जो भी ग्रंथ आए हैं वो सबसे प्राचीन है। क्या इस ग्रंथों को सबसे प्राचीन कहा जाएगा? इस ग्रंथों में जो लिखा है वो नजदीक में कहीं होगा उसका वर्णन किया गया है। क्या उसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी? क्या उसके पहले कोई विचारधारा नहीं थी? अगर इस पे सवाल किया जाए तो आज के दौर में इस सवाल को देशद्रोही सवाल कहा जाता है। लेकिन यह जो सवाल है, यह सवाल एक जेन्युइन आदमी जो साइंस पढ़ता है उसके दिमाग में टिक टिक करता है। और इस सवाल के अगर हम जवाब ढूंढे तो हमें बहुत सारे सोशल मीडिया में वीडियो के जरिए, टीवी के जरिए यही बताया गया है कि यहाँ के पुराण वेद ग्रंथ ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलो ग्रंथ है लेकिन सबसे प्राचीन है? यह जब सवाल हमारे मन में आता है तब हम इतिहास की ओर दौड़ते हैं। और इतिहास वो देखना चाहिए जो इतिहासकार यानी संशोधक जो उनका अभ्यास हुआ है वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, वो इतिहास यहाँ पे मायने रखता है। वो इतिहास क्यों? क्योंकि उस कालखंड में क्या हुआ था, शिलालेखों के द्वारा, किसी पुरातत्व अवशेषों के द्वारा उस इतिहास को दिखाया गया है, उस इतिहास को समझाया गया है और एक मुकाम तक पहुंचा गया है। उस इतिहासकारों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के इस पर्दा के युग में धर्म तो आपको इस ग्रंथों से बताया जाता है, लेकिन यह इतिहास क्या है? इतिहासों में सही में मायने क्या है जिसको दास दस्यु और पिशाच कहा गया है? क्या अगर हम तर्कों के आधार पर यह कहते हैं कि भगवान नहीं थे, कोई राजा ही थे, तो दस दासु और पिशाच कहे जाने वाले कोई लोग और थे? या वो कोई मूल निवासी थे जो यहाँ पे थे? और फिर जब ये ग्रंथ बताए जाते हैं उस ग्रंथों के दौर से अगर हम इतिहास देखें तो इनका इतिहास है, लेकिन क्या मूल निवासियों का कोई इतिहास नहीं था? और फिर सवाल आता है यहाँ के बोली भाषा यानी लिपि का। हम यह तो मानते हैं, हमारी बुद्धि यह तो मानती है कि जब लिपि का उगम हुआ होगा तभी यह ग्रंथ लिखे गए होंगे। जी हाँ, यानी जिस दौर में लिपि यानी लिखने वाली भाषा तैयार हुई उसी दौर में ग्रंथ आए होंगे। तो फिर एक सवाल कि इसके पहले जब लिपि नहीं थी तब क्या यहाँ पे इंसान और उसका समाज और उसकी विचारधारा नहीं थी? थी। फिर उसकी विचारधारा क्या कहती है? जब इतने ग्रंथ, जो ग्रंथ अभी अभी बने हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में जो बने हैं, वो ग्रंथ अगर बहुत कुछ नॉलेज देते हैं तो ईस्वी सन पूर्व का जो कालखंड है, ईस्वी सन पूर्व की जो सभ्यता है, वो क्या मायने रखेगी और वो कौन सी विचारधारा देगी? इसके तह तक अगर जाना है तो इतिहास को टटोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको उलट पुलट करके देखना पड़ेगा। आज के जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, इतिहास को टटोलना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इस बात को भी समझते हैं कि यहाँ पे संशोधकों ने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान 98% या 90% उनके अनुमान सच होते हैं। क्योंकि लाइफ टाइम उन संशोधकों ने, इतिहासकारों ने इसका अध्ययन किया है। और हम इसी अध्ययन के बारे में चलेंगे जो इतिहासकारों ने बताया। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल करना के अलावा ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में किसी भी प्राचीन ग्रंथ का तर्क नहीं लिया गया है। इस वीडियो में जो इतिहासकार है, संशोधनकार है, जिन्होंने इस मानव की मूल उत्क्रांति की तरफ अपना एक अनुमान लगाया, अपना एक नजर बनाया, उन इतिहासकारों के, कुछ चुनिंदा इतिहासकारों के मत यहाँ पे हम लेंगे और उसके अनुसार हम इस धरती की व्याख्या सुनेंगे और सबसे प्राचीन लोगों की व्याख्या भी करेंगे। यह ऋग्वेदिक काल जब बना तब यहाँ पे कौन सी भाषा और कौन सी लिपि प्रचलित थी? अगर इसका हम अनुमान लगाए और इसके अवशेष कहीं मिले हैं या इसके कुछ प्रमाण है, यह हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमें मिलता है सम्राट अशोक का कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक का कार्यकाल में जो शिलालेख खड़े किए गए हैं, आपने सम्राट अशोका की जो मूवी देखी है, मूवी नहीं तो आपने कुछ पढ़ा होगा, उस मूवी में जब सम्राट अशोक का को अहंकार कह सकते हो आप कि उन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया, लेकिन जब लास्ट में उनको पता चला कि मारना और काटना यह कोई मायने नहीं रखता, तब उन्होंने धम्म का स्वीकार किया और धम्म की ख्याति पहले, इसलिए उन्होंने शिलालेख निर्माण किए। शिलालेखों में जो भाषा दिखी गई है उसको ब्राह्मी लिपि कही जाती है। बहुत लोग इसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं और इसका एक अलग तर्क, जो तर्क के बिना पर है, वो कहते हैं कि इसको ब्रह्मा ने बनाया है। डजंट मैटर, ये गलत
तो है, आपको सुनने में ही गलत लगा होगा, क्योंकि किसी लिपि को किसी भगवान ने नहीं बनाया। चलो जाने दो। बात यह है कि यहाँ पे जो लिपि मिली है वो लिपि ब्राह्मी लिपि है, लेकिन किसी संशोधकार के अनुसार वो धम्म लिपि भी है, यानी उसको धम्म लिपि भी माना गया। मैं आपको थोड़े से तर्क विचार और संशोधकों के मत के अनुसार ले चलता हूँ। अगर हम बोली भाषा यानी जन भाषा का उदय हम देखेंगे तो भगवान महावीर और बुद्ध के ही काल में इसको कहा गया है, यानी जन भाषा बोली भाषा का उदय भगवान महावीर और बुद्ध के काल में ही पाया गया है। एक बड़े इतिहासकार है वेंकटेश जी यात्रा, उनका कहना है कि जब ये महावीर और बुद्ध काल के पहले द्रविड़ लोगों की भाषा गोंडी यानी कोइया भाषा होती थी, इसका ही एक प्रकार वहां पे बोला जाता था। दोस्तों, इतिहासकार सुरेश मिश्र कहते हैं वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना गुप्त काल के पहले की नहीं है। आप सुनिए, फिर से मैं दोहराता हूं। सुरेश मिश्र कहते हैं वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना गुप्त काल के पहले की नहीं है, क्योंकि तब से ही नागरी लिपि का विकास आरंभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतिहासकार सुरेश मिश्र जी कहते हैं वेद, रामायण, महाभारत यह जो ग्रंथ है वो गुप्त काल के पहले के नहीं है, ये उनका अनुमान है। उसी तरह डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं ब्राह्मी लिपि का 3 अवस्थाओं में प्रसार हुआ और वह लिपि गुप्त काल की है, उसके पहले की नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र भी यही कहते हैं और डॉक्टर सुरेश मिश्र भी यही कहते हैं। सम्राट अशोक का काल ईस्वीसन पूर्व 269 से 300 तक है, यानी यह काल में जो लिपि बनाई गई और जो लिपि शिलालेखों में हमें दिखती है वो लिपि सम्राट अशोक के काल से या उसके थोड़े कुछ पहले समय से ही यह लिपि स्टार्ट हुई, क्योंकि सम्राट अशोक के काल के पहले किसी भी इतिहासकार को कहीं भी लिपि दिखी नहीं है। सबसे प्राचीनतम लिपि सम्राट अशोक के काल की मानी जाती है। इतिहासकार डॉक्टर श्रीराम गोयल, जी हाँ नाम सुनिएगा, इतिहासकार डॉक्टर श्रीराम गोयल ने अपने मत में कहा है, क्योंकि उनका अध्ययन इसी प्राचीनतम लिपि पे हुआ है, तो उन्होंने कहा है यह सिद्ध हुआ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेशों को छोड़कर शेष सभी भारत के लोग प्रारंभिक मौर्य युगीन काल तक लिपि विहीन थे। गोयल साहब कहते हैं कि यहाँ पे मौर्य काल के पहले जो भी काल है, जो प्रागैतिहासिक काल है, उस काल के लोग लिपि विहीन थे, यानी उनकी भाषा तो बोली जाती थी लेकिन उनके पास लिपि अवेलेबल नहीं थी। यानी जो प्रागैतिहासिक प्राचीन काल है उसमें लिखने वाली लिपि नहीं थी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे कोई ग्रंथ लिपि यानी कोई ग्रंथ लिखे गए हो। गोयल साहब आगे कहते हैं ब्राह्मी लिपि का आविष्कार संभवतः स्वयं अशोक ने कराया था या उसके कुछ ही समय पूर्व हुआ था। ब्राह्मी लिपि जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में पाई गई है, उसमें गोयल साहब का कहना है कि वो तो एक तो सम्राट अशोक के काल में उसका निर्माण हुआ या कुछ समय पहले हुआ, ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो शिलालेख प्राचीन काल के हैं और सेंधवी लिपि के जो शिलालेख है वो मध्यकाल के हैं। अभी इनके बीच बहुत बड़ा समय बीता है और इसके बीच जो बहुत बड़ा समय बीता है, इस बीच में कहीं भी कोई लिपि नजर नहीं आई। इसका मतलब यह भी गोयल साहब कहते हैं कि यहाँ पे जो सम्राट अशोक के शिलालेख और सेंधवी लिपि यानी मध्य इतिहास के शिलालेख, इसके बीच जो भी शिलालेख बने हैं वो पूरी तरह से मिटाए गए हैं। चलो आपको एक और बात बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में इससे पूर्व यूनानी राजदूत में मेगास्थने थे। यूनानी राजदूत मेगास्थने थे। उन्होंने अपने भूगोल नामक किताब में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज के लोग अलिखित कानूनों का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं है। यह किसने कहा? यूनानी राजदूत मेगास्थने थे। उन्होंने अपने भूगोल नामक किताब में कहा है कि जो मैं देख रहा हूँ, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज था और वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे लिपि बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी और वहाँ पे जो लोग हैं वो बोली भाषा का ही प्रयोग करते हो और जो भी उनके नियम है वो उनके दिमाग में होते हैं। यही उस भूगोल नामक किताब में हमें मिलता है। चलो, इसके पहले कुछ इतिहासकारों ने यह साबित करने की कोशिश की कि बौद्ध त्रिपिटक भी है प्राचीन, अशोक के पहले भी। फिर भी उनकी अगर हम बात करें तो वो भी ईस्वीसन पूर्व 29 हमें दिखता है। इसका मतलब ये है कि जो सम्राट अशोक का काल है वो ही सबसे प्राचीन काल माना जा रहा है।
जिस लिपि को ब्राह्मी लिपि और ब्रह्मा से निर्मित लिपि कहा जाता है उसको धम्म लिपि कहा जाता है। उसका भी रेफरेंस हमारे पास है। उसको धम्म लिपि इसलिए कहा जाता है कि वो सम्राट अशोक का काल था और सम्राट अशोक बुद्ध को मानते थे और बुद्ध का ही उन्होंने प्रसार किया है, तो वह धम्म लिपि है। यह भी बहुत इतिहासकारों का मानना है। दोस्तों, एक ईश्वरचंद राही नामक इतिहासकार है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। आर्यों के सभी संस्कृत भाषा के ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है। जो ब्राह्मी लिपि से उपजी हुई और देवनागरी लिपि की प्रथम स्पष्ट झलक ईश्वरचंद राही के अनुसार 8वीं शताब्दी के राजा दंतवर्मन के दान पत्रों में दृष्टिगोचर हुई है। यानी जो ग्रंथों में भाषा पाई गई है वो पहले अगर इतिहासकारों को कभी मिली है तो वह दंतवर्मन के राजा के दान पत्रों में दृष्टिगोचर यानी मिली है। मनखेड़ के राष्ट्रकूट वंश के इस राजा ने ईस्वी सन 747 से 753 तक दक्षिण में राज्य किया। ये दान पत्र समनगढ़ के पहाड़ी दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। 10वीं शताब्दी में इस लिपि ने अपना वयस्क रूप धारण कर लिया और 12वीं शताब्दी में यह विकसित हुई। तदनंतर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और 15वीं शताब्दी में इसका पूर्ण विकास हो गया। जिस प्रकार अन्य देशों की लिपियों के नाम कल्पित है उसी प्रकार देवनागरी का नाम भी कल्पित है। जो भाषा वैदिक ग्रंथों में यानी रामायण, महाभारत, वेद में लिखी गई है उस भाषा को अगर संशोधकों ने पहले अगर ढूंढा है तो वो 700 के काल में है। 700 के काल में वो वैज्ञानिकों का, संशोधकों का यह कहना है, ईश्वरचंद राही यही कहते हैं कि 7वें शतक में जो है वहाँ पे वो लिपि मिली है और वो लिपि एकाएक से नहीं तो धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट मिलता गया और 15वीं शताब्दी तक यानी 1500 के काल तक वो लिपि पूर्ण तरह से डेवलप हो चुकी थी। फिर भी इन सभी पर आचार्य मोतीराम कंगाली साहब ने क्या कहा यह हम देखते हैं। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आर्यों के संस्कृत साहित्य के सभी ग्रंथों की रचना जो देवनागरी लिपि का प्रयोग करके की गई है वह 9वीं से 15वीं शताब्दी के मध्यकाल में की गई है, क्योंकि गुप्त काल में मात्र शिलालेख ही पाए गए हैं जो गुप्त लिपि है, जिन्हें ईस्वी सन 1834 तक पढ़ाया नहीं जा सका था। दोस्तों, वीडियो बनाने का कंटेंट यही है कि यहाँ पे जो प्राचीन बताया जाता है असल में प्राचीन की डेफिनेशन कुछ अलग है और ये लोग प्राचीन जो कहते हैं इनकी डेफिनेशन बहुत अलग लिखती है। जब इतिहासकार कहते हैं कि जो वेदों में है, मैंने सम्राट अशोक के काल से यहाँ तक जो बताया है वो इसीलिए बताया है कि जो लिपियाँ संशोधकों को मिली है उन लिपियों से संशोधकों ने अनुमान लगाया है और यह अनुमान 7वें शताब्दी में जब हमें वो ग्रंथों की भाषा मिली और उसकी डेवलपमेंट जो संशोधक बताते हैं वो 15वीं शताब्दी तक, यानी ये 7 शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में कहीं इन ग्रंथों की रचना की गई है। इसका अर्थ यह है कि यह ग्रंथ अति प्राचीन नहीं है, क्योंकि अति प्राचीन जो है वो सम्राट अशोक के शिलालेख और उसके सम्राट अशोक के पहले का काल या सांस्कृतिक परिवर्तन का काल द्रविड़ लोगों का काल बताया जाता है और द्रविड़ लोगों में भी भाषाएं और विचारधारा प्रचलित थी। अगर प्राचीन की बात करें, आप प्राचीन इतिहास की बात करें तो उसमें यह वेद ग्रंथ नहीं आते, क्योंकि प्राचीन जो इतिहास है वो है आपका प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसमें मूल निवासी कंसेप्ट के लोग और कंसेप्ट के कौम आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।